ओके सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ साइंस एंड टेक। नोबेल प्राइज़ के बारे में देखने वाले हैं और 2023 के लिए नोबेल प्राइज़ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी या मेडिसिन के अंदर अनाउंस हुए थे। राइट, सो एवरी टाइम ये नोबेल प्राइज़ आता है दिस बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक। तो स्टार्ट करते हैं, फिर पहला नोबेल प्राइज़ देखते हैं। नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स फॉर 2023। So this Nobel Prize was given for experimental methods that generate attoseconds pulses of light for the study of electron dynamics in matter। ठीक है, सो ये एटोसेकेंड पल्स के इन्वेंशन के लिए दिया गया था, जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी कर सकते हैं। राइट, अब देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो उससे आने वाला लाइट। राइट, उस पर प्रॉपर लाइट अगर होगी तभी वो हमें दिखेगा। अगर आपको ये स्क्रीन और इस पे लिखे हुए वर्ड्स दिख रहे हैं बिकॉज दे आर इल्यूमिनेटेड, मतलब यहाँ से स्क्रीन से रिफ्लेक्ट होके, लेट्स से अगर ब्लैक कलर है तो ये ब्लैक कलर इसलिए ऑब्जर्व हो रहा है आपको बिकॉज ये पूरा का पूरा जो कलर है दिस इज ऑब्जॉर्बिंग ऑल द विजिबल लाइट। लेकिन अगर कोई कलर बिल्कुल सारी लाइट्स विजिबल स्पेक्ट्रम की सारी रिफ्लेक्ट कर देता है तो व्हाइट कलर का दिखता है। ठीक है, तो ये पार्ट अगर आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है दिस इज बिकॉज ये पूरा जो पार्ट है दिस इज रिफ्लेक्टिंग ऑल द लाइट्स। ठीक है, जो वेब और पैटर्न होता है उसकी सारी कंस्टिट्यूएंट लाइट्स को जब रिफ्लेक्ट कर देता है तो हमें व्हाइट दिखता है। तो ऐसे ही किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि वो प्रॉपरली इल्यूमिनेटेड हो। दूसरा, इट शुड बी इन अ sort of a range where our mind can understand। ठीक है, उसके लिए एक टर्म हम बोल सकते हैं रेजोल्यूशन। राइट, रेजोल्यूशन। तो इसका एक एग्जांपल है, जैसे कोई सिंपल सड़क पे आदमी चल रहा है, क्योंकि वो इल्यूमिनेटेड है, लाइट के अंदर चल रहा है, आपको दिख रहा है और आपकी नज़रें इतना रेजोल्यूशन अटेन कर सकती है कि वो उस आदमी को डिफ्रेंशिएट कर सकती है। ठीक है, बट लेट्स से एक हमिंग बर्ड है। राइट, हमिंग बर्ड देखा होगा, तो उसके पंख इतनी तेजी से वो मूव करती है कि हम उसे इंटरप्रेट ही नहीं कर पाते। राइट, ऑल्दो इट इज इल्यूमिनेटेड, लेकिन अपने पंख इतनी तेजी से फड़फड़ाती है कि हमें प्रॉपरली दिखता नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे ब्रेन की कैपेसिटी नहीं है कि उसे उस लेवल पे जाके रिस्पॉन्ड कर सके। सिमिलरली कोई मूवी अगर आपने देखी होगी, ठीक है, तो मूवीज के ना फ्रेम होते हैं, फ्रेम पर सेकेंड। राइट, तो वो फ्रेम चेंज हो जाते हैं, मतलब पहले पुरानी मूवीज में तो ऐसे होता था, लाइक एक पूरा रील आता था। ठीक है, और एक एक फ्रेम होता था उसके ऊपर, और ये फ्रेम आगे बढ़ता जाता था और इससे हमें लगता था कि दिस इज कॉन्टिन्यूस। अगर बहुत फास्ट पेस पे करते हैं तो ऐसा लगता है मूवमेंट हो रहा है, ऑल्दो वो थी स्टिल इमेजेस है। वैसे ही सेम कैमरा के साथ भी होता है कि अगर आपने देखा होगा वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो तो उसमें बोलता है 30 फ्रेम पर सेकेंड या 60 फ्रेम पर सेकेंड। तो अगर इस फ्रेम पर सेकेंड की रेट पे हम चलेंगे तो डेफिनेटली विल सी कि थिंग्स आर मूविंग, हमें एक स्टिल इमेज नहीं मिलेगी। बट अगर बहुत ज़्यादा फास्ट वो फ्रेम मूव करने लग जाता है तो हमें दिखता नहीं है। सिमिलरली आपने हेलीकॉप्टर के फैंस को देखा होगा, या घर पे जो फैन होता है नॉर्मल हाउस का सीलिंग फैन, उसमें भी देखा होगा कि इतना तेज घूमता है कि यू कैन नॉट आइडेंटिफाई एग्जैक्टली कि इसका पैटर्न किस टाइप का है, उसमें कितने विंग्स है या उसके विंग्स के क्या पैटर्न है, उस पर क्या डिज़ाइन है, वो नहीं नज़र आता। रीज़न बीइंग वो बहुत तेज़ मूव कर रहा होता है। सेम चीज़ हम लोगों ने एनकाउंटर की ड्यूरिंग द बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एटमिक स्ट्रक्चर। तो हम लोगों ने एटम्स के स्केल पे तो पहुंच गए थे। ठीक है, तो एटम का स्केल मतलब फेम्टो सेकेंड। ठीक है, या फर्मी मीटर बोलते हैं, और इस टाइम पे हम बोलते हैं फेम्टो सेकेंड। तो ये 10⁻⁻15 सेकेंड्स था। इस रेंज तक हम पहुंच गए थे। इस रेंज पे आने के बाद हम एटम को दूसरे एटम से डिफ्रेंशिएट कर पा रहे थे। ऑल्दो आपको पता है एटम अपने आप में अंदर तेजी से मूव करते रहते हैं आगे पीछे, लेकिन हम इस लेंथ के ऊपर या इस टाइम पीरियड के ऊपर हम लोगों ने ऐसी वेव्स जनरेट कर ली थी जो कि इस पे टकराती है और वापस आती है, और उसकी जो वेवलेंथ थी वो फेम्टो सेकेंड्स तक थी। ठीक है, उस वेवलेंथ पे हम एटम को देख पा रहे थे। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने थोड़ा और जूम किया हमने पाया कि एटम से भी छोटे चीज़ें हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन इतनी तेजी से एटम के अंदर मूव करता है कि उसे हम स्टडी नहीं कर पा रहे थे। तो हमें लगा कि फिजिशियंस को लगा या फिजिसिस्ट को लगा, प्रैक्टिकल फिजिसिस्ट को, कि अब इससे बियॉन्ड जाना मुश्किल है। एक बैरियर क्रिएट हो गया था कि अब इससे ज़्यादा शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट हम नहीं ला पाएंगे, और इसलिए इलेक्ट्रॉन को कभी प्रॉपरली देख नहीं पाएंगे। तो इसी बैरियर को ब्रेक किया ये तीन जो फिजिसिस्ट थे, पेरी एगोस्टिनी, फ्रेनिक क्रॉसर्स और एन एल ह्यूलियर। इन लोगों ने तीनों ने मिलकर, जिसमें से एन जो थी वो एक फीमेल है, और शी बिकेम द फिफ्थ वुमन टू विन अ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स।
ठीक है। सो इन्होंने ये एटो सेकेंड टाइम पीरियड की वेव्स बनाई जिससे हम इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको देख पाएंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स को हम देख क्यों पाए, बिकॉज हम लोगों ने एटो सेकेंड पल्सेस बनाई। तो क्या होता है, जितनी तेज मूव कर रहा उसी लाइट की अगर आपने पल्स उसके ऊपर मार दी और वो पल्स हमें रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई तो उससे हम उसे देख पाएंगे। राइट, सो ये अंडरस्टैंडिंग होती है। देखा होगा एक इफेक्ट होता है कभी कभार कैमरे में भी देखने को मिलता है कि सपोज आपने देखा होगा कि कोई ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजर रहा है और उसकी आप वीडियो से या फोटो से एक इमेज लेने की कोशिश करोगे तो आपको वो रोटर ब्लेड जो है एकदम एक जगह फिक्स हुआ हुआ दिखेगा, ऑल्दो इट इज मूविंग क्वाइट फास्ट, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि वो रुका हुआ है। तो ऐसा क्यों हो पाता है, बिकॉज इसका जो रोटर स्पीड है इस फैन का इज इक्वल टू द फ्रेम पर सेकेंड ऑफ द कैमरा। ठीक है, वो फ्रेम पर सेकेंड जो कैप्चर कर रहा है कैमरा, वो दोनों अगर बराबर हो जाता है तो हमें ये ऐसा लगेगा स्टेबल है, ऑल्दो इट इज मूविंग, लेकिन इमेज में ऐसा लगेगा स्टेबल है। तो वही सेम फिनोमेना इसके साथ है कि हम लोगों ने एक ऐसी लाइट पल्स डेवलप करी है जो कि जिसका टाइम पीरियड जो है फेम्टो सेकेंड होगा और वो टकराएगा इलेक्ट्रॉन के साथ और वापस रिफ्लेक्ट होगा। इससे हम देख पाएंगे एक इलेक्ट्रॉन को एक स्टेबल पोजिशन पे, अदरवाइज वो घूमता रहेगा और हमें दिखेगा नहीं। ठीक है, सो यही आइडिया था एटो सेकेंड के पीछे। सो याद रखना, एटम्स कैन मूव एंड टर्न इनटू मिलियंस ऑफ अ बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड विच इज फेम्टो सेकेंड्स 10⁻⁻15। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमने देखा कि और सब एटॉमिक पार्टिकल है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन का साइज काफ़ी छोटा है एज कम्पेयर टू द प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और इसीलिए इसका मूवमेंट काफ़ी फास्ट है, तो उसको नहीं देख पा रहे थे। तो इस बैरियर को ब्रेक किया इन तीन फिजिसिस्ट ने, और हम लोगों ने इन लोगों ने ऐसी एक लाइट पल्स डेवलप करी जो कि एटो सेकेंड्स तक देख सकती है, यानी 10⁻⁻18 सेकेंड तक ये लाइट पल्स जो थी वो इसका टाइम पीरियड था। अब इसमें इन्होंने एक और प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया, इन्होंने इस टाइप की लाइट बीम डेवलप कैसे कर ली, तो इन्होंने इसमें एक फिनोमेना का इस्तेमाल किया कॉल्ड इंटरफेरेंस। ठीक है, जो साइंस पढ़े होंगे 11th 12th में उनको पता होगा इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है। तो इंटरफेरेंस का मतलब, सपोज यहाँ पे देखिए, इसको ऐसे समझो, सपोज ये मेरे पास एक वेव है, राइट। अब ऐसी ही एक सेम वेव मैं और ले आता हूँ, 1 सेकेंड। ठीक है, एक सेम वेव ऐसी ले आता हूँ और इसका फेज मतलब इसका जो टॉप है और इसका टॉप ऊपर मिला देता हूँ वेव का। अब ये दोनों वेव मिलाएंगे क्योंकि इसका टॉप भी है इसका भी टॉप ऊपर है, तो इससे हमें रिजल्टेंट वेव किस टाइप की मिलेगी, ज़्यादा लेंथ वाली मिलेगी, क्योंकि ये दोनों वेव्स जुड़ गई आपस में। ठीक है, सपोज इसमें मैं एक फेज डिफरेंस कर देता हूँ। फेज डिफरेंस मतलब ये जो इनका टॉप है और इनका जो बॉटम है इसको मिसमैच कर देता हूँ। सपोज मैं इस वेव को यहां से चला देता हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे हो इसका टॉप और इसका बॉटम मर्ज कर रहे हैं और आपस में एक दूसरे को नलिफाई कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक का बॉटम है एक का टॉप है, तो ऐसे में हमें जो वेव्स मिलेगी रिजल्टेंट वेव, वो किस टाइप की मिलेगी, हमें बिल्कुल नेग्लिजिबल, खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे का फेज आउट करके कैंसिल कर रही हैं। ठीक है, तो इसको समझ लो इक्वल एंड अपोजिट है, बट क्योंकि अपोजिट है इसलिए जुड़ने पर कैंसिल कर रही है एक दूसरे को। राइट, सो दैट इज हाउ इंटरफेरेंस वर्क। इस वाले इंटरफेरेंस को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और इस इंटरफेरेंस को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इन द सेंस ये वाला अब जो रिजल्टेंट बीम ऑफ लाइट है खत्म हो गई, ये वाली जो बीम ऑफ लाइट है कंस्ट्रक्टिव है तो जुड़ गई। ठीक है, तो इन्होंने इसी फिनोमेना का इस्तेमाल किया और उसमें हम लोगों ने ऐसी वेव जनरेट करी। इन्होंने बहुत सारी वेव्स को आपस में एंगेज किया और उस एंगेजमेंट के थ्रू हमें कुछ ऐसी वेव्स मिली जिनका जो टाइम पीरियड था, वेवलेंथ था, वो एटो सेकेंड्स था। ठीक है, वेवलेंथ तो आपको याद ही होगा ना, वेवलेंथ ये होता है टॉप से वापस जो बॉटम पोजीशन यानी मीन जो पोजीशन है, तो पहले बॉटम ऊपर जाएगा टॉप में, फिर बॉटम में जाएगा और फिर वापस मीन पोजीशन पे आएगा। दिस इज कॉल्ड एज द वेवलेंथ। ठीक है, सो इसका वेवलेंथ एटो सेकेंड है, इसका मतलब एक एटो सेकेंड में अपनी वेवलेंथ को कंप्लीट करता है पूरा, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ओवरटोन एक कॉन्सेप्ट है। सो वेव्स ऑफ द लाइट हुज वेवलेंथ वाज एन इंटीजर फ्रैक्शन ऑफ अ बीम। ठीक है, तो बेसिकली एक वेव है उसके अंदर सपोज ये इतना वेव है ना, तो इसका ओवरटोन मतलब इसके बीच में आने वाला जो टाइम पीरियड है ना वो डिफरेंट हो सकता है। ओवरटोन्स मतलब उसका फ्रैक्शन होता है, राइट।
So if a beam have wavelength of 100, the overtones would have wavelengths of 10, 25, 50, मतलब इसके बेसिकली मल्टीपल ही होंगे, राइट। तो ये पता होना चाहिए। तो ये पता होना चाहिए इसमें ओवरटोन्स क्या होते हैं। इन्हीं ओवरटोन्स का इस्तेमाल करके ना हम लोग ये वाली वेव्स को जनरेट कर सकते हैं, और यहाँ पे कुछ जगह पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और कुछ जगह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इसका इस्तेमाल करके एटो सेकेंड वेव्स हम लोगों ने डेवलप करी, या इन लोगों ने डेवलप करी, ठीक है। एंड नाउ वी आर एबल टू सी इवन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशन क्या होंगे एटो सेकेंड्स के। एक तो मेडिकल डायग्नोस्टिक हो सकता है, इससे हम बॉडी के अंदर कुछ सर्टेन मॉलिक्यूल्स को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इतना एडवांस हमारे पास एक तरीके से कैमरा आ चुका है। तो इजीली इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स है जो कि काफ़ी फास्ट मूविंग है या बहुत स्मॉल साइज है, उनको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। डेवलप कर सकते हैं अल्ट्रा फास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि अब आपके पास इतना पावरफुल एक मीडियम है कि आप इलेक्ट्रॉन्स को भी अंडरस्टैंड कर सकते हो, तो डेफिनेटली उससे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इन वेव्स का इस्तेमाल हो सकता है। नेक्स्ट, प्रिसीजन कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। अब मटेरियल साइंस में एक और नया चैप्टर जुड़ जाएगा इसके आने से, ठीक है। अब हम अभी तक मटेरियल्स को ही कंट्रोल कर रहे थे या उसके साइज को ही कंट्रोल कर रहे थे, बट अब इलेक्ट्रॉन्स को भी कंट्रोल कर पाएंगे। इसके अलावा एटोसेकेंड मीट्रोलॉजी, मतलब टाइम कीपिंग जो स्केल है हमारा वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। मतलब अब हमारा जो टाइम कीपिंग स्केल है वो प्रिसीजन जो है उसका 10⁻⁻18 सेकेंड हो गया। पहले ये केवल 10 का पावर -15 सेकेंड्स था, ठीक है। अब हम उससे भी एडवांस हो गए, राइट। सो दीज आर द की एप्लीकेशंस ऑफ एटो सेकेंड्स, और ये था द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। इतने पार्ट में कोई एडिशन? ठीक है, फिर आगे से नेक्स्ट देखो, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2023। तो ये वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, बिकॉज इसके बारे में साइंस इनटेक में पहले भी कई बार आर्टिकल्स आए हैं, एंड अब नोबेल प्राइज भी मिल गया है, तो डेफिनेटली पूछा जाएगा। यूपीएससी ने एक बार शायद पूछा हुआ भी है क्वांटम डॉट्स के बारे में। सो नोबेल प्राइज जो था इस बार केमिस्ट्री में, दैट वाज गिवन फॉर द इन्वेंशन ऑफ क्वांटम डॉट्स, ठीक है। अब ये 3 साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट के नाम इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी के लिए, मेन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए एग्जैक्टली क्या था। सो बेसिकली ये एक मैन मेड सेमीकंडक्टर पार्टिकल्स हैं विच आर नॉर्मली ऑफ द साइज नॉट मोर देन 10 नैनोमीटर्स। तो हमारा साइंस एंड टेक में नैनो टेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं, राइट। वहाँ पे ये क्वांटम डॉट्स के बारे में पढ़ते हैं, एंड अब तो ये करंट अफेयर्स का भी पार्ट हो गया है, ठीक है। तो इसलिए ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो याद रखना, सेमीकंडक्टर पार्टिकल्स है, साइज नॉट मोर देन 10 नैनोमीटर्स, राइट। अब इस स्केल पे अगर हम किसी मटेरियल को ले जाते हैं 0 से 10 नैनोमीटर्स के बीच में, तो यू विल फाइंड कि वो एक डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी शो करने लगता है। जो हमारा नॉर्मल फिजिक्स होता है वो वहाँ पे लगता नहीं है, वहाँ पे एक फिजिक्स की एक नया फील्ड जनरेट हो जाता है जिसे हम क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं। यहाँ पे क्वांटम फोर्सेस लग जाती हैं। सो ये क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल्स जो है वो यहाँ पे इस तरीके से लगते हैं कि जब हम किस पार्टिकल को क्वांटम साइज में लेकर जाते हैं तो वहाँ पे क्वांटम कन्फाइनमेंट नाम का एक फिनोमेना देखने को मिलता है। अब इसके साइज आपने चेंज कर दिया, इससे इसमें यूनिक ऑप्टिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, ठीक है। तो याद रखना, 2 प्रॉपर्टीज क्या है, ऑप्टिकल मतलब उससे निकलने वाला जो लाइट है, और दूसरा इलेक्ट्रिकल, ठीक है, वो जो टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रॉन्स जो पास कर रहा है, ये दोनों प्रॉपर्टीज में चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम आर्टिफिशियल एटम बोलते हैं बिकॉज इसका बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज है, या जीरो डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोलते हैं बिकॉज बिल्कुल माइन्यूट है, और इसलिए इसको जीरो डायमेंशनल बोलते हैं। मतलब 1D 2D कुछ भी नहीं है, जीरो डायमेंशनल है क्योंकि बहुत ही पॉइंट साइज है इसका। अब इसके एप्लीकेशन क्या क्या है, ठीक है। पहले एप्लीकेशन जानने से पहले एक बार देख लेते हैं होता कैसे। तो यहाँ पे देखो, ये आप देख सकते हो जितना बड़ा पार्टिकल है, ठीक है, उतनी ज़्यादा हायर वेवलेंथ की लाइट रिलीज करेगा। सो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे रेड दिख रहा है कलर, राइट। और आपको पता है रेड की वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, वेवलेंथ इज मोर, एंड यहाँ पे वेवलेंथ इज लेस, ठीक है। सो यहाँ पे ये याद रखना, जितना बड़ा पार्टिकल होगा, लार्जर द नैनो पार्टिकल मोर स्पेस फॉर इलेक्ट्रॉन वेव। तो जितनी ज़्यादा इसमें बड़ी वेव्स आ सकती है वही कलर वो रिलीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है, रेड कलर की वेवलेंथ इज मोर, राइट। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का साइज भी ज़्यादा है तो वो फिर उतने ही साइज की जो वेवलेंथ है वो रिलीज करेगा।
फिर जैसे ही हम छोटा कर देते हैं इसका साइज, तो अब वेवलेंथ का भी साइज छोटा हो जाएगा। तो आप ईएम स्पेक्ट्रम में देखो, नेक्स्ट कलर कौन सा है, नेक्स्ट कलर ऑरेंज है, उसके बाद कौन सा है, येलो है, उसके बाद ग्रीन है, उसके बाद सियान या ब्लू है, उसके बाद वॉयलेट है। ठीक है, तो जितना बड़ा साइज उतनी बड़ी वेवलेंथ। तो सबसे बड़ा साइज किसका विजिबल स्पेक्ट्रम में, तो रेड लाइट का है। ये डायग्राम आपको याद ही होगा, ईएम स्पेक्ट्रम या ईएम वेव का जो है ये डायग्राम है। ठीक है, सो ये इन्फोग्राफिक याद रख लेना, बहुत बार पूछा हुआ है। इनफैक्ट एक बार डायरेक्टली यही सवाल आ गया था कि रेड कलर का क्या मतलब विजिबल स्पेक्ट्रम का कितना वेवलेंथ है, तो उसका आंसर 720 से लेके 380 नैनोमीटर था। ठीक है, सो ये आइडिया होना चाहिए। सो यहाँ पे देख सकते हो, बड़ा क्वांटम डॉट है तो फिर रेड, उससे छोटा येलो, उससे छोटा थोड़ा येलोइश ग्रीन, एंड फिर ग्रीन, और फिर ब्लू। तो ये सीक्वेंस याद रखना, डायरेक्टली यही सवाल आ सकता है कि अगर क्वांटम डॉट का साइज बड़ा है तो कौन सा कलर रिलीज कर रहा है, ऐसा लिख देगा कि ब्लू कलर रिलीज कर रहा है, तो यू शुड नो दैट दिस इज फॉल्स। वो नहीं ब्लू कलर रिलीज करेगा, वो रेड कलर रिलीज करेगा। ठीक है, ब्लू कलर करेगा जो सबसे छोटा क्वांटम डॉट होगा वो। अब प्रॉपर्टीज क्या है, तो इससे आपको एक तो आइडिया लग गया कि हम साइज कंट्रोल कर सकते हैं इन डॉट का, और उसके करस्पॉन्डिंग उनमें से निकलने वाली जो लाइट है उसको चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम एक तो फ्लोरोसेंस वाला इशू चीज़ आ जाता है, एप्लीकेशन मतलब लाइटिंग पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर दूसरा, ट्यून कर सकते हैं कलर को, हम डिफरेंट कलर के क्वांटम डॉट्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे उनका एमिशन जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टली हमारे जितने भी डिस्प्ले स्क्रीन है ना उसके अंदर इस्तेमाल होगा। इससे डिस्प्ले की जो बेसिकली लाइफ है वो एलोंगेट हो जाएगी। जैसे आपको पता होगा इनिशियली जो डिस्प्लेज आती थी, देवर ऑफ द टाइप CRT, कैथोड रे ट्यूब। पुराने टीवी जो थे ना बड़े साइज के, जिनका डेप्थ काफ़ी होता था, राइट। सो वो CRT कैथोड रे ट्यूब था। उसके बाद नेक्स्ट जो आया हमारे पास LCDs आए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फिर हमारे पास उससे एफिशिएंट और उससे वाइब्रेंट कलर वाला LED आया। ठीक है, LED के बाद फिर LED के डिफरेंट वर्जन, OLED वगैरह हम लोगों ने देख ही लिए थे पहले। और उसके बाद हमारे पास अभी सबसे रिसेंटली ये क्वांटम डॉट है। ठीक है, सो ये एक हायरार्की है इन द डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। अब नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी आपको फोन्स वगैरह में, वो मे भी शायद क्वांटम डॉट्स हो सकती है, राइट। इसके अलावा ना इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है हमारे डायग्नोस्टिक में। डायग्नोस्टिक में इन क्वांटम डॉट्स को हम लोग बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से किसी के बॉडी में कहीं पे ट्यूमर है या कहीं पे कोई ब्लॉकेज है, तो हम यहाँ वहाँ पे इनको पार्टिकल्स को ब्लड वेसल के अंदर डाल सकते हैं, और फिर वो वहाँ पे जाके जो भी ब्लॉकेज है या जो कैंसर सेल्स है वहाँ पे जाके ये अपने आप को बाइंड कर लेगा, और इससे वहाँ पे एक कलर रिफ्लेक्ट होगा। उस कलर से हम पता लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली वो ट्यूमर या ब्लॉकेज कहाँ है बॉडी के अंदर। ठीक है, सो ये भी एक मेडिकल एप्लीकेशन है, और इस मेडिकल एप्लीकेशन के लिए इनको क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज बायोमार्कर्स। ठीक है, सो ये याद रखना है। अब ये किस टाइप के मटेरियल से बन सकते हैं, तो दीज कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग कैडमियम सेलेनाइड, लेड सल्फाइड एंड इंडियम आर्सेनाइड। तो ये सारे जो एलिमेंट्स है या जो ये कंपाउंड्स बने, दीज आर ऑल सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स, कोई डिफरेंस बता सकते हो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स या कंडक्टर्स, तीनों में क्या डिफरेंस होता है? In semiconductors, sir, the gap between the conduction and the valence band is intermediate between insulators and good conductors. राइट, तो एक Like कॉन्सेप्ट होता है। semiconductors allow the current to flow by applying relatively less current in case of insulators. Like थोड़ा सा भी करंट लगाओगे तो वो फ्लो करने लग जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, ये आप सही डायग्राम बना रहे हो, ये इंसुलेटर्स का होता है सबसे राइट वाला। करेक्ट, तो ये इंसुलेटर है, ये सेमीकंडक्टर्स मान लीजिए, और ये नॉर्मल कंडक्टर्स हमारे। अब ये नीचे वाले क्या है, ये नीचे वाले होते हैं वैलेंस बैंड, ऊपर होता है कंडक्शन बैंड। ये थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो गया, अब मैं थोड़ी सी आसान सी डेफिनेशन चाह रहा था। तो बेसिकली इंसुलेटर का यही मतलब होता है कि ऐसा मटेरियल जो
अपने आप से इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू नहीं करता। जैसे हमारे घरों में जो स्विचेस लगे रहते हैं उसमें सेरामिक यूज़ होता है, ठीक है। तो इससे ऑल्दो पीछे प्लग के अंदर तो वो कॉपर और उस टाइप का मटेरियल लगाता रहता है जो हाई कंडक्शन का होता है, लेकिन मटेरियल जो स्विच जो है जिसे हम प्रेस करते हैं वो ऐसा होना चाहिए जो हमें शॉक ना दे। तो वहाँ पे सेरामिक वगैरह का यूज़ करते हैं या प्लास्टिक का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर का आपका काम पता लग गया, ठीक है। ऐसे सेम जो हमारे बर्तन होते हैं कुकिंग वेसल्स, उनके ऊपर भी इंसुलेटर लगा होता है। तो इंसुलेटर का काम क्या होता है, ना तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है ना वो हीट पास करता है, ठीक है। कंडक्टर क्या होता है, जो कि बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देगा। तो हमें जब भी घरों के अंदर कोई वायरिंग वगैरह करनी होगी वहां पे हम लोग यूज करेंगे किसी लो रेजिस्टेंस कंडक्टर को, जिसके अंदर बिल्कुल रेजिस्टेंट नहीं है और वो आराम से अपने अंदर से करंट को पास थ्रू करने देगा। जैसे ही करंट आप वोल्टेज लगाओगे उसमें से इजीली करंट पास कर सकता है, ठीक है। फिर सेमीकंडक्टर्स आते हैं। तो ये एक यूनिक मटेरियल होता है जो नॉर्मली तो कंडक्ट नहीं करता है, बट जब हम इस पे एक सफिशिएंट वोल्टेज लगा दें, इसके ऊपर एक वोल्टेज लगा दें सफिशिएंट अमाउंट का, तो उससे फिर इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है या रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है। सो ये मेजर एडवांटेज है सेमीकंडक्टर के साथ, और इससे हम बहुत सारे कंट्रोलेबल स्विच बना सकते हैं, ठीक है। एंड दैट्स हाउ वी आर एबल टू मेक ऑल द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है ना, चाहे वो कोई आईसी चिप है या फिर कोई और सेमीकंडक्टर डिवाइस है लाइक ट्रांजिस्टर्स, ये सब सेमीकंडक्टर के बनते हैं, ठीक है। सो इन सब के अंदर भी हेल्प करेगा ये। तो ये कॉन्सेप्ट होता है सेमीकंडक्टर्स का। I would like to add a point over here that सर जब चिप्स बनती हैं तो उसमें डोपेंट्स मिलाते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर, डायरेक्ट सेमीकंडक्टर से नहीं बनाते हैं। हाँ करेक्ट, उसमें एन और पी टाइप की डोपिंग करते हैं, बट वो थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट हो जाएगा, तो अभी थोड़ा सा बेसिक ही रखते हैं ताकि सबको समझ में आए, ठीक है। ऑलराइट, आगे देखो। सो दिस वाज अबाउट द क्वांटम डॉट्स, इंपॉर्टेंट है और रीज़न भी मैंने बता दिया क्यों है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो। एप्लीकेशन सारा आई गेस मैंने डिस्कस कर दिया। सो अब नेक्स्ट नोबेल प्राइज पे चलते हैं। नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2023। सो ये वाला जो नोबेल प्राइज था, दिस वाज गिवन to Katalin Kariko and Drew Weissman for the discovery of nucleoside based modification. I think ये nucleotide होना चाहिए, पता नहीं साइड क्यों लिखा है। Nucleotide based modification that enabled development of effective mRNA vaccines against COVID-19, ठीक है। तो mRNA वैक्सीन्स जो डेवलप हुई थी कोविड-19 के अगेंस्ट, तो दैट वाज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द वर्क ऑफ दीज टू बायोलॉजिस्ट, ठीक है। सो mRNA वैक्सीन्स जानने से पहले mRNA के बारे में जान लेते हैं। तो आपको पता है बॉडी के अंदर हमारा डीएनए होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल स्टोर करके रखता है, और वो आपको कहाँ पे मिलता है, न्यूक्लियस में, ठीक है। इसके अलावा भी जेनेटिक मटेरियल होता है हमारे सेल के अंदर, कहाँ पे होता है और तो बता सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया। करेक्ट, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये पता होना चाहिए। लेकिन पास ऑन जो होता है वो केवल न्यूक्लियस वाला होता है। अब न्यूक्लियस में क्या है, डीएनए है। डीएनए इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पे देख सकते हो डबल स्टैंडर्ड डीएनए बोलते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब इसमें बेस पेयर होते हैं, और बेस पेयर वो हमेशा आपस में बाइंड होते हैं। तो 4 बेस पेयर होते हैं, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनाइन और थाइमिन, जिसमें से साइटोसिन और गुआनिन आपस में हमेशा बाइंड करते हैं। सो सीजी हमेशा बाइंड करते हैं और एटी हमेशा बाइंड करते हैं, ठीक है। अब इसका सीक्वेंस आगे पीछे होता है, और इसी के कारण हमें डिफरेंट टाइप के जीन्स देखने को मिलते हैं, मतलब स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए जो कि आगे फिर किसी स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड करता है, ठीक है, उसे हम जीन्स बोलते हैं। और इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास आरएनए होता है। आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे बेस पेयर सेम रहते हैं, बस एक डिफरेंस होता है, यहाँ पे थाइमिन की जगह, ये जो थाइमिन था इसकी जगह यहाँ पे यूरेसिल आ जाता है। बाकी साइटोसिन, गुआनिन और एडेनाइन वही सेम है, और बाइंडिंग भी इनका नेचर भी सेम है। तो यहाँ पे भी साइटोसिन, गुआनिन और एडेनाइन थाइमिन, सॉरी एडेनाइन यूरेसिल। ऑल्दो इसमें बाइंडिंग होती नहीं है बिकॉज दिस इज अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। मतलब हमारे ह्यूमंस में तो सिंगल स्टैंडर्ड ही होते हैं, बट हमारे पास कई ऐसे वायरसेस हैं जहाँ पे डबल स्टैंडर्ड आरएनए देखने को मिलता है। इसके बारे में भी यूपीएससी ने पूछा हुआ है, उसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। देयर आर सम बैक्टीरियाज या वायरस जिसके अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए देखने को मिलता है, ठीक है। अब डीएनए आपको पता लग गया जेनेटिक मटेरियल स्टोर करके रखता है, लेकिन इसको कन्वर्ट करने के लिए कुछ एक प्रोसेस लगता है।
तो सबसे पहले डीएनए हमारी बॉडी में कन्वर्ट होगा इनटू आरएनए, जिसे हम एमआरएनए बोलते हैं। इस प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए कन्वर्टिंग इनटू आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। अब आरएनए से प्रोटीन बनेगा और प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होगा हमारे बॉडी के डिफरेंट फीचर्स के लिए। जैसे अगर हमारी आंखों का कलर ब्लैक है तो दैट इज बिकॉज ऑफ सम प्रोटीन। ऐसे ही हमारे बालों का कलर ब्लैक है तो वो भी, उसके पीछे भी कुछ प्रोटीन्स ही रीजन है। ठीक है, तो ये सारे जो फिजिकल फीचर हमारे दिखते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रोटीन्स। एंड वो प्रोटीन्स कहाँ से आते हैं? वो एमआरएनए से आते हैं। अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये भी इसने गलत लिखा हुआ है, इट्स नॉट ट्रांसलोकेशन, इट्स कॉल्ड ट्रांसलेशन। ठीक है, सो आई होप आइडिया लग गया होगा दोनों प्रोसेसेस का। ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए, और आरएनए से जब प्रोटीन बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, सो ये याद रखना। अब बात करते हैं एमआरएनए की। तो एमआरएनए, इसको फुल फॉर्म एम क्यों बोलते हैं? दिस इज मैसेंजर आरएनए। डिफरेंट टाइप के आरएनए हमारी बॉडी में बनते हैं, जिनमें से एक ये जो एमआरएनए है, दिस इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, सो ये था एमआरएनए। और अब बात करते हैं एमआरएनए वैक्सीन्स के बारे में। सो एमआरएनए वैक्सीन्स के अंदर हम लोग डायरेक्टली एमआरएनए का एक इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है। हमारी बॉडी में जैसे ही जाता है ये सेल्स के अंदर जाकर ट्रिगर करता है एक स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन को, जिस प्रोटीन को हमारी बॉडी रिकग्नाइज करती है और उससे अपना जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो डेवलप करती है। सो यहाँ पे देख लो, एक इन्फोग्राफिक से ये थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा। राइट, ये कोविड-19 के अगेंस्ट जो एमआरएनए वैक्सीन बनी थी उसके बारे में देखते हैं। सो आपको पता है ये वायरस है, इसके ऊपर ये स्पाइक्स थे, कांटे थे। ठीक है, दीज वर प्रोटीन स्पाइक। उस वायरस के पास ये प्रोटीन स्पाइक थे। यही स्पाइक्स हमारे बॉडी के सेल्स के ऊपर आके बाइंड कर जाता है, कहीं पे अपने आप को अटैच कर लेता है, और इसका जो जेनेटिक मेकअप है हमारे सेल के अंदर आ जाता है, और फिर हमारे सेल इस जैसे बहुत सारे वायरस की फैक्ट्री बन जाता है। यानी हमारा जो सेल है वही प्रोड्यूस करने लग जाता है ये वायरस को नॉर्मल सिचुएशन में। अब इसको टैकल करने के लिए हम ये, या तो देखो दो टाइप की वैक्सीन होती थी अभी तक, लाइव अटेनुएटेड और एक इनएक्टिवेटेड या डेड वायरस। तो लाइव अटेनुएटेड में क्या करते थे, इस वायरस को थोड़ा सा किल कर देते थे, है ना, थोड़ा आधा मार दिया, और बाकी स्ट्रक्चर को हम लोगों ने बॉडी में इंसर्ट कर दिया। इससे क्या होगा, हमारी बॉडी रिकग्नाइज करेगी स्पाइक को, और क्योंकि ये पूरा वायरस नहीं है, डेड है, तो ऐसे में हमारा बॉडी बिना इससे इन्फेक्ट हुए एक रिस्पॉन्स डेवलप कर लेता था। हमारा बॉडी रिकग्नाइज करता था, अच्छा ये वाला स्पाइक आया है, इसको टैकल करने के लिए एंटीबॉडी रिलीज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस हो जाती थी, या उसका एक तरीके से मॉक टेस्ट हो जाता था, ताकि जब रियल ये वायरस आए तो बॉडी हमारा ये वाला जो रिस्पॉन्स है, ये वाला जो एंटीबॉडीज ने रिलीज किया, ये फास्टर कर सके। ठीक है, सो हमारी बॉडी को प्रिपेयर कर देता है वैक्सीन अगेंस्ट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन। तो उससे हमारी बॉडी को पता रहता है एग्जैक्टली किस टाइप की एंटीबॉडी फ्यूचर में रिलीज करनी है। तो इसी प्रिंसिपल का हम लोगों ने एडवांटेज लिया इसके अंदर, और हम लोगों ने क्या किया, इसमें से एक सेगमेंट निकाल लिया, इस कोविड-19 वायरस का जो सेगमेंट था उसको निकाल लिया, जो कि स्पेसिफिकली कोड करता है फॉर दी स्पाइक प्रोटीन। ठीक है, उस एमआरएनए को हम लोगों ने निकाल लिया और उसके ऊपर एक लिपिड की कोटिंग कर दी। लिपिड मतलब फैट की कोटिंग कर दी, क्योंकि ये बहुत फ्रेजाइल, आपको पता है आरएनए बहुत फ्रेजाइल होता है, वो बहुत जल्दी म्यूटेट कर जाता है, तो वो नहीं करे, इसके लिए हम लोगों ने इसके ऊपर लिपिड कोटिंग या फिर फैट की जो कोटिंग है वो लगा दी। फिर क्या किया, उसे इंजेक्शन में लेके हम लोगों ने इंजेक्ट कर दिया एक नॉर्मल ह्यूमन बींग में। अब ये जो लिपिड प्रोटीन है ये हमारे सेल्स के अंदर जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, और अपने आप को रिप्रोड्यूस करने लगेगा, मतलब अपने आप को डिकोड करवाने लगेगा। तो आपको पता है एमआरएनए किस चीज में डिकोड होता है, तो दिस डिकोड्स इटसेल्फ इनटू, या दिस ट्रांसलेट्स इटसेल्फ इनटू प्रोटीन। ठीक है, सो ये पता होना चाहिए। और इस तरीके से क्या होता है, हमारी बॉडी रिकग्नाइज कर लेती है कि ये अगर प्रोटीन है तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी रिलीज करने, ताकि जब असली इन्फेक्शन रियल में आए तब फिर उसके अगेंस्ट फटाफट एंटीबॉडीज रिलीज हो सके। तो ये आइडिया होता है एमआरएनए वैक्सीन का। हाँ, अब देखो नोबेल लॉरेट्स ने कुछ एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट किए थे इसके अंदर। एक तो उन्होंने ये पाया कि यहाँ पे अगर हम कोई मेमेलियन एमआरएनए का इस्तेमाल करते हैं, किसी मैमल का एमआरएनए इस्तेमाल करेंगे, तो जनरली उसके साथ दिक्कत क्या होती है, वो बहुत इजीली म्यूटेट कर लेता है, राइट। और उसके म्यूटेशन से
फिर वो इफेक्टिव नहीं रहता, यानी वो प्रॉपर प्रोटीन नहीं प्रोड्यूस कर पाता, या फिर इन जनरल कोई और इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर कर देता विच वॉज नॉट नीडेड। ठीक है, तो इसको टैकल करने के लिए उन्होंने ये सिंथेटिक mRNA बनाया, और ये इसी का इस्तेमाल जो वैक्सीन थी, हमारे इंडिया में तो हम लोगों ने नहीं यूज़ करी ये वाली वैक्सीन, लेकिन यूएस में काफ़ी यूज़ हुआ था। फाइजर था, ठीक है, और मोडेर्ना, ये दो कंपनीज ने बनाई थी। बाद में बहुत सारी और कंपनीज भी आ गई थी, बट मेन ये दो कंपनीज थी, ठीक है, जिन्होंने ये mRNA वैक्सीन बनाई थी। और इस mRNA वैक्सीन बनाने से क्या हो गया, ये जो वैक्सीन का जो डेवलपमेंट का टाइम है काफ़ी शॉर्टर हो गया, क्योंकि पहले आपको एक डेड या फिर इनएक्टिवेटेड वायरस का इस्तेमाल करना पड़ता था, और उसके लिए लंबा समय लगता था टेस्ट करने में, राइट। बट यहाँ पे सिंपली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो स्पेसिफिक एंटीजन को कोड करता है उस वायरस का जो डीएनए है या जो आरएनए है, उस स्पेसिफिक प्रोटीन को जो कोड करता है उसे हम निकाल लेंगे और उसे बॉडी में इंसर्ट कर देंगे, ताकि उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स पैदा हो जाए। ठीक है, सो इस तरीके से बहुत सारी वैक्सीन डेवलप हुई, जैसे यहाँ पे देख सकते हो इंडिया के अंदर जैसे ज़ाइकोविड डी, ये वर्ल्ड का फर्स्ट और इंडिया का इंडिजीनियसली डेवलप्ड डीएनए वैक्सीन था। ठीक है, तो ये एक यूनिक चीज़ थी इसके बारे में। ऐसी और भी वैक्सीन थी बट वो काम की नहीं है। कुछ रिलेटेड डेवलपमेंट से हमें पता होना चाहिए। पहला देखो, माई आरएनए या माइकोर आरएनए। सो अभी यूएस के अंदर एक स्टडी हुआ जहाँ पे ये माई आरएनए कॉल्ड लेट 7 पाया गया कि इज क्रूशियल फॉर फाइटिंग कैंसर। अब ये क्यों क्रूशियल है इसके बारे में जानते हैं। सो mRNA आर स्मॉल एंड हाईली कंजर्व नॉन कोडिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स, मतलब काफ़ी छोटा और जनरली कोई कोड नहीं करता। कोड मतलब किसी स्पेसिफिक प्रोटीन को ट्रांसलेट नहीं होता, यानी किसी स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड नहीं करता है ये, राइट। सो ये होता है mRNA, और ये कंट्रोल करता है जीन एक्सप्रेशन को। जीन एक्सप्रेशन मतलब वो स्पेसिफिक प्रोटीन बनेगा कि नहीं बनेगा वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर, mRNA के ऊपर। ठीक है, सो ये बाइंड कर देता है टारगेट mRNA से, और उससे उससे रिलेवेंट जो प्रोटीन प्रोडक्शन है वो रुक जाता है। तो इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो, सपोज लेट्स से दिस इज अ सेगमेंट ऑफ RNA। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बोला कि ये स्पेसिफिक पार्ट सपोज किसी चीज़ के लिए कोड कर रहा था। ठीक है, इतना सा पार्ट आरएनए का स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए कोड कर रहा था, तो ये mRNA क्या करता था, यहाँ पे आके बाइंड कर लेता था। जैसे ही बाइंड कर लिया तो हमारा जो राइबोसोम्स है वो उसको रीड नहीं कर पाएंगे। आपको याद भी होगा हमारे बॉडी के अंदर या सेल्स के अंदर प्रोटीन कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो राइबोसोम्स में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो राइबोसोम को आप समझ लो इंटरप्रेटर है, ये एक कोड की तरह इसके पास आता है mRNA, राइबोसोम उसे रीड करता है और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोटीन बना के देता है। ठीक है, सो अब क्या हो गया, जैसे जैसे ये रीड कर रहा था इस पूरी इन्फॉर्मेशन को, यहाँ पे आते ही इसने देखा कि ये इसके ऊपर कुछ पार्ट अटैच है, तो इसलिए इसको रीड नहीं कर पाएगा। ठीक है, और रीड नहीं कर पाएगा तो इसलिए दिस बिकम साइलेंट, इससे जो करस्पॉन्डिंग प्रोटीन है वो नहीं प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। सो दिस mRNA इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द यूकैरियोट्स, एंड हमारे बॉडी के अंदर या हमारे ह्यूमन जीनोम के अंदर अकाउंट फॉर 1 to 5% फॉर द ह्यूमन जीनोम एंड रेगुलेट एटलीस्ट 30% ऑफ द प्रोटीन कोडिंग जीन। ठीक है, 30% जीन्स होते हैं उनको रेगुलेट करता है। तो अगर ये वाला जीन को हम कंट्रोल कर लें या mRNA को कंट्रोल कर लें तो उससे कैंसर प्रोड्यूसिंग जो सेल्स है उन्हें भी टैकल किया जा सकता है। अब कैसे किया जा सकता है, बिकॉज आपको पता है कैंसर वो सेल्स है जिन्होंने अपनी एबिलिटी टू कंट्रोल द रिप्रोडक्शन वो लूज कर दी है, तो उनको पता नहीं रहता कितना ग्रो करना है, और फिर वो ग्रो होते रहते हैं एक्सपोनेंशियली और एक लंप बन जाते हैं। तो ऐसे में ये वाला जो mRNA है ये बाइंड कर लेगा इस टाइप के सेल्स के साथ और उनका ग्रोथ जो है उसको रोक देगा। सो दैट्स हाउ mRNA वर्क। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो इम्यून इम्प्रिंटिंग। सो इम्यून इम्प्रिंटिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जहाँ हमारी बॉडी रिपीट करती है एक इम्यून रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन द फर्स्ट वेरिएंट ऑफ एनी पैथोजन, राइट। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे आपको पता है कोविड-19 वायरस आया था, तो फिर उसके अलग अलग वेरिएंट्स आए थे, जैसे ओमिक्रॉन हो गया, ठीक है, डेल्टा, और ये सब डिफरेंट वर्जन्स आए थे। तो हमारी बॉडी ने सपोज पहली बार जैसे ओमिक्रॉन वेरिएंट था उसको टैकल किया। हाइपोथेटिकली मान लो कि हमारी बॉडी ने पहली बार इनकाउंटर किया ओमिक्रॉन को, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी को पता लग गया कि ये इस टाइप का वायरस है,
और इसके अगेंस्ट इस टाइप से एंटीबॉडी रिलीज करनी है, ठीक है। बट अब लेट्स से इसमें कोई नया वेरिएंट आ गया, छोटा सा एक चेंज आ गया, बट इसको नया वेरिएंट बोलेंगे, लेट्स से डेल्टा। अब ये हमारी बॉडी में जैसे ये डेल्टा वेरिएंट आ गया, तो इसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स हमारा इम्यून रिस्पॉन्स देगा वो ओमिक्रॉन वाला देगा इसके अगेंस्ट, ठीक है। क्योंकि अभी इसको पता नहीं लगा कि ये थोड़ा चेंज है, ये इसने लार्जली दूर से देखा कि अच्छा ओमिक्रॉन जैसा लग रहा है, और वैसी एंटीबॉडी रिलीज करना चालू कर दिया। सो ये चीज़ें इसमें ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी ने पुराना जो रिस्पॉन्स इसने रीड कर रखा था वही वापस से चालू करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जैसे कई बार बच्चों को होता है ना कि आंसर नहीं आता, बट जो पहले वाला आंसर पड़ा होता है वही लिख देते हैं, तो वही वाली चीज़ यहाँ पे भी हो रही है कि एग्जैक्टली बॉडी को ये नहीं पता कि इसको डील कैसे करना है, तो पुराना जो नियर बाय जो रिस्पॉन्स था उसको इनिशिएट कर देती है। दैट इज व्हाट इज इम्यून इम्प्रिंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर आरएनए इंटरफेरेंस, इसके बारे में भी यूपीएससी ने पीवाईक्यू पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है इसके बारे में। सो आरएनए इंटरफेरेंस इज अ नेचुरल प्रोसेस विच यूजेस शॉर्ट डबल स्टैंडर्ड आरएनए टू डी रिकॉग्नाइज एमआरएनए। अभी जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा एमआईआरएनए वाला, उसी से सिमिलर ही कॉन्सेप्ट है। सो आरएनए इंटरफेरेंस में हम लोग क्या करते हैं, आरएनए इसमें बेसिकली डबल स्टैंडर्ड आरएनए का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए का इस्तेमाल करते हैं सो एज टू साइलेंस अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द आरएनए, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पे आई थिंक ठीक रहेगा, ठीक है। सो सपोज ये वाला डीएनए एक सेगमेंट था, या सॉरी आरएनए सेगमेंट था, राइट। इतना पार्ट लेट्स से किसी जीन के लिए कोड कर रहा था, तो हम क्या करते हैं बॉडी के अंदर हमारे में इसी से सिमिलर एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए लगा दे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए यूज कर लेते हैं। तो जैसे ही हमारा राइबोसोम आएगा वो रीड करना चालू करेगा, और उसको रियलाइज होगा कि ये पार्ट का जो है, जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है उस टाइप का हमारे पास सीक्वेंस ऑलरेडी है, तो वो क्या करेगा, उसको कोड ही नहीं करेगा, तो ये वाला जो पार्ट है ये एम्प्टी रह जाएगा, और ये पार्ट बाकी जो रिमेनिंग पार्ट था एमआरएनए का वो कोड हो जाएगा। इस तरीके से आरएनए इंटरफेरेंस हम करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि किसी एनिमल में या किसी लिविंग सेल के अंदर हम लोग किसी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ जीन को या स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए आरएनए को कन्वर्ट ना होने दे या ट्रांसलेट ना होने दे इनटू प्रोटीन, फॉर दैट रीजन वी इंसर्ट अ सिमिलर डबल स्टैंडर्ड आरएनए, जिससे हमारी बॉडी या राइबोसोम उसे रिकॉग्नाइज करेगा और वो पार्ट जो आरएनए है उसको कोड नहीं करेगा, ठीक है। एंड दैट्स हाउ वी इनहिबिट जीन फंक्शनिंग, राइट। तो ये पता होना चाहिए इसके बारे में, आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में। एंड दैट इज ऑल। इसमें कोई एडिशन या डाउट तो बताइए। सर ये एक बार थोड़ा समझ नहीं आया, इंटरफेरेंस मतलब कैसे वो मतलब स्पेसिफिक रिपीट कर रहा है सीक्वेंस। रिपीट नहीं करा, रिपीट हम करवा रहे हैं, ठीक है। सपोज वापस से देखो, ये आरएनए सीक्वेंस है, राइट। ये स्पेसिफिक पार्ट किसी जीन के लिए कोड कर रहा था, ठीक है। तो अगर हम ऐसा ही एक सिमिलर पार्ट हमारे जो सेल है उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दे आरएनए का, बट दैट हैज़ टू बी डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। इनिशियली साइंटिस्ट को लगा कि पहले एक बार सिंगल स्टैंडर्ड डाल के देखते हैं, क्या पता वो यहाँ पे बाइंड कर जाए। तो साइंटिस्ट ने डाला, नहीं बाइंड किया, और वो जो जीन था वो रिफ्लेक्ट हुआ, मतलब उसका कोई प्रोटीन बना, और उसमें हमने देखा कि अभी भी इसमें कोई चेंज नहीं आया है। इनिशियली क्या था, एक कीड़ा था ऐसा, ठीक है, उसमें ट्विचिंग हो रही थी, ट्विचिंग मतलब वो ऐसे बेंड हो रखा था, तो वो चाहते थे ऐसे बेंड ना हो, तो उसको बेंडिंग रोकने के लिए उन्होंने ना पहले एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इंट्रोड्यूस किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने डबल स्टैंडर्ड आरएनए इंट्रोड्यूस किया, तो उसमें पाया कि अब ये जो है कीड़ा जो है, अब इसमें कोई ट्विचिंग नहीं है, अब ये एकदम सीधा है। सो ये एक बेसिकली ट्रायल एंड टेस्ट उन्होंने करा, और उसके थ्रू उन्हें पता लगा कि अच्छा डबल स्टैंडर्ड आरएनए जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उससे ये जो कीड़ा है या जो वर्म है इसके अंदर ट्विचिंग नहीं हो रही है, ठीक है। सो ये बेसिकली हिट एंड ट्रायल के थ्रू उन्हें पता लगा, एंड दैट्स हाउ वी केम टू नो अबाउट आरएनए इंटरफेरेंस। क्लियर है अब? यस सर, यस सर। सर ऐसी इंटरफेरेंस डीएनए लेवल पर भी हो सकती है क्या? डीएनए पे साइलेंसिंग तो होती है, मतलब उसमें एग्जैक्टली यही होता है ना, डीएनए अपने आप कन्वर्ट नहीं होता, डीएनए हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू आरएनए, आरएनए फिर प्रोटीन में बनता है।
तो हमें टारगेट इस स्टेज पे करना है ना, इसको टारगेट करना है, ना कि डीएनए को। आई समझ? ये सर जैसे जो क्रिस्पर कैस9 से हम सर जो करते हैं वो डीएनए पे ही तो सिंगल कट करके करते हैं। हाँ देखो, एक चीज याद रखना, दैट इज जीन, ये वाला जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ये जीन साइलेंसिंग है। यहाँ पे जीन ऑलरेडी है वहां पे, बस उसको इफेक्ट नहीं करने दे रहे, ठीक है। तो जीन साइलेंसिंग और जीन मॉडिफिकेशन दोनों में डिफरेंस है। जीन मॉडिफिकेशन में तो हमने वो डीएनए का पार्ट ही काट दिया, हटा ही दिया, ठीक है। जैसे आप ऐसा समझ लो, सपोज मेरे पास एक रेडियो टेप है, ठीक है। उस रेडियो टेप में आपको ऐसे ऐसे वेव फॉर्म दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बिल्कुल साइलेंट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे कोई आवाज़ ही नहीं आए। तो इसे जीन साइलेंसिंग, इसको जीन साइलेंसिंग समझ लो, राइट। और मैं चाहता हूँ सपोज यहाँ पे कोई और आवाज़ थी, इसको रिप्लेस करके मैं लेट्स से किसी सिंगर का कोई गाना डालना चाहता हूँ, तो दिस वुड बी कंसिडर्ड एज जीन मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो जीन मॉडिफिकेशन में आप टोटली चेंज कर देते हो जेनेटिक मेकअप को। जीन साइलेंसिंग में बस आप उसका इफेक्ट आने से रोक देते हो। उसके इफेक्ट आना मतलब उसका जो प्रोटीन बनना था उसको आने से रोक देते हो। तो दैट्स हाउ जीन मॉडिफिकेशन एंड जीन साइलेंसिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। क्लियर है? हाँ ये सर yes। ठीक है, कूल है। और कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो फिर आज के लिए यही एंड करते हैं। नोबेल प्राइज़ वाला पार्ट डन हो गया है। अब नेक्स्ट कुछ मिसलेनियस है, छोटे टॉपिक्स हैं, विल सी दैट टुमारो। सो आज के लिए यही एंड करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट, बाय बाय। Thank you, sir. Good night, sir.